मेजरमेंट्स आज का टॉपिक है। अभी तक हमने 12th के सारे चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं और अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो है पहला टॉपिक 11th का। 11th के आपको 8 चैप्टर्स है तो एक एक करके हम ले लेंगे। आज है आपका पहला टॉपिक दैट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स में बेसिकली क्या है? मेजरमेंट में बेसिकली है आपको पहले तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी फॉर विच for whose measurement you need not be dependent on any other physical quantity, that is called as fundamental quantity. Then we have derived physical quantities. The quantities which are dependent on other quantities for their measurement are called as derived quantities. तो SI सिस्टम में ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि है लेंथ, मास, टाइम, then we have mole, substance, quantity of substance, then intensity of light, then current. These are the 7 fundamental quantities which are mentioned in your textbook. There are 2 supplementary physical quantities, that is solid angle as well as this one. मेरे ख्याल से ये है आपकी plane angle. So solid angle and plane angle, these are the supplementary physical quantities. और ये लिस्ट आपके टेक्स्ट बुक में दी है, उनके यूनिट्स भी आपके टेक्स्ट बुक में दी है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सॉलिड एंगल है तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका स्टेरेडियन। एंगल है तो एसआई सिस्टम में वो एंगल हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? सो इन एसआई सिस्टम वी मेजर एंगल इन रेडियन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके टेक्स्ट बुक में सारी दी है, आपको पढ़नी है एक बार पूरी की पूरी लिस्ट। यू शुड नो विच आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड विच आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज विच आर डिसाइडेड बाय एसआई सिस्टम। द नेक्स्ट पार्ट of this chapter is dimensions, which is very important topic, dimensions and its applications. I hope you can derive dimensions of each and every physical quantities. To derive dimension, basically you should know the formula, and there are different applications of dimensions like conversion of physical quantity from one system of unit to another system of unit. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं डायमेंशंस के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। डायमेंशन में और एक है कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन कर सकते हो। अगर ऐसा दिया गया है कि फॉर एग्जांपल से फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, देन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन डायमेंशन। देन वी हैव एरर्स। तो एरर्स में बेसिकली एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये होती है एरर। एंड सपोज हमने एक रीडिंग ले लिया, यानी एक मेजरमेंट हम कर रहे हैं, एक लेंथ हम मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर मान लो कि एक ही लेंथ में 5 बार मेजर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू तो हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमें पता ही नहीं है। सो ट्रू वैल्यू इज एवरेज ऑफ ऑल दिस 5 वैल्यूज। परसेंटेज एरर इज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. This is your percentage error. Relative error is only error upon true value. This is your relative error. And there are some rules for errors like addition of error, subtraction of error. For example, if A and B are the 2 physical quantities, then what is the error in A plus B? So if we have A plus B, and suppose delta A is the error in A, delta B is error in B, then error in A plus B will be delta A plus delta B. ये बहुत सिंपल कंक्लूजन है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ A माइनस B होता तो भी यहाँ माइनस नहीं रहता, यहाँ पे प्लस ही रहता। ये आप अच्छी तरह से याद रखें, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, हियर इट विल बी प्लस ओनली। सो टोटल एरर in A plus B or A minus B is plus minus delta A plus delta B, where delta A and delta B are absolute errors in measurement of A and B. Next is suppose we have a ratio like this, A divided by B or A into B. So here we have division of 2 physical quantities, here we have multiplication of 2 physical quantities. So what is the error in division as well as multiplication?
error in division as well as multiplication is same. It is equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. Yes, it is addition of relative error in a and relative error in b. So ये इस तरह से आप एडिशन यहाँ पे करोगे. इट मे बी डिवीजन और इट मे बी मल्टीप्लिकेशन, दोनों के लिए जो एरर रहेगी that will be delta a by a plus delta b by a. This is relative error. If you want percentage error, you simply multiply this by 100. Next thing is, suppose we have such kind of relation like x is equal to a square into b cube. Then what is error in x? Because हमें पता है कि a में जो error है वो है delta a, या फिर रिलेटिव एरर है तो वो है डेल्टा a बाय a. b में जो रिलेटिव एरर है वो है डेल्टा b बाय b. and x is the third physical quantity, so x is a square into b cube. so what is the error, percentage error or relative error in x? so relative error in x, or you may call it as percentage error in x, is equal to delta x by x into 100, which can give me twice of delta a by a into 100 plus 3 times delta b by b into 100. so ये twice क्यूब क्योंकि a की पावर 2 है, ये 3 times क्यूब क्योंकि b की पावर 3 है. so whatever is the power, that power will be multiplying your relative error. so ये एक important part है और इसके ऊपर questions आने के ज़्यादा chances रहेंगे. so इस टॉपिक में डायमेंशंस या एरर्स, ये टाइप जो मैंने बताया, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर सिंपल कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि व्हाट इज द यूनिट, रादर व्हिच आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन, जैसे वर्क एंड टॉर्क, इन दोनों के डायमेंशंस सेम है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट अस अगेन रिवाइज दिस चैप्टर. तो इसके डीपीपी का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन सीजीएस यूनिट इज 0.8, देन इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट इज. सबसे पहले वेदर इट मे बी सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी. तो एक सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दी है एंड इट इज 0.8. तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या रहता है? रिलेटिव डेंसिटी is density of substance divided by density of water. तो ये दी है 0.8. तो वो जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी पूछी है, तो सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज, लेट इट बी रो, सो रो इंटू 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर उधर जाएगा, सो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इट इज इक्वल टू 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो इट इज 800 kg पर मीटर क्यूब. तो पहला जो क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज टेकन एज यूनिट. Okay, the sound of explosion reaches a listener in 10 seconds. The distance between listener and place where the explosion takes place is. एक नया यूनिट डिसाइड कर लिया गया. अब क्वेश्चन में कुछ खास तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है. सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा. उनका कहना ये है कि एक नया यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिया गया, और ये नया यूनिट ऑफ डिस्टेंस कैसा है? इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज 1 यूनिट. जैसे कि आपको पता है, जैसे लाइट ईयर इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. तो यहाँ पे
1 ईयर की जगह 1 सेकंड ले लिया उन्होंने. So 1 unit is what? 1 unit is amount distance traveled by the sound in 1 second. तो 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? 10 seconds. So सेकंड का जो आंसर है वो है 10 units. In 1 second, sound travels 1 unit. So therefore, in 10 seconds, it will travel 10 unit. बड़ा ही सिंपल था. So next question, question number 3. Question number 3 है a time period of 10 raised to minus 8 second is sec. ठीक. A lecture period of 50 minutes is equal to, तो 10 raised to minus 8 second को उन्होंने एक शेक कहा है. जस्ट एक नाम दिया है, बाकी कुछ नहीं. और उनका कहना ये है कि अगर 50 मिनट्स का पीरियड है तो 50 मिनट्स का पीरियड है ना, कितने शेक्स. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 50 मिनट्स is equal to 50 into 60 seconds. Now 10 raised to minus 8 second यानी 1 shake. So therefore 50 into 60 divided by 10 raised to minus 8 equal to, अब ये हो जाएंगे कितने? 3000 into 10 raised to minus 8 shake. Yes. Divide total number of second by 1 shake, that is 10 raised to minus 8. So ये हो जाएगा 3 into 10 raised to minus 5 shake. So 3 into 10 raised to minus 5, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? Not minus 5, sorry, it is plus. So ये यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ क्या हो गई, एक मिनट. बराबर है यहाँ पे अपना आंसर. ये 3 into 10 raised to 11 शेक, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का आंसर है 3 into 10 raised to 11 यानी ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 4 है there are two physical quantities A and B. The dimensional formula for their product AB दिया है और the dimension for their division A by B भी दिया है. The quantities A and B are, ये थोड़ा एक मेथड है इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए. इसमें हम क्या करेंगे, पहले AB into A by B ये करेंगे. AB into A by B क्या हो जाएगा? B कैंसिल हो जाएगा और इधर हम उनके डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे. उनके डायमेंशंस क्या है? AB m1 l2 t minus 2, m1 l2 t minus 2 into A by B क्या है? A by B है m1 t minus 2, m1 t minus 2. तो ये कुछ डायमेंशंस है. सो अभी हम देखते हैं, ये b भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और इधर m2 1 plus 1 2, ये l2 एज इट इज और ये t minus 4, ये a स्क्वायर है, ये आ रहा है. तो a क्या रहेगा? a रहेगा m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2 यानी आपको ये मिलता है फोर्स. तो a के जो डायमेंशंस है दे आर नथिंग बट डायमेंशंस ऑफ फोर्स. फोर्स के लिए कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? फोर्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, यानी हमें b को ढूंढना ही पड़ेगा. तो b को ढूंढना है. सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, ab अपॉन a बाय b कर देंगे. सो ab डिवाइडेड बाय a बाय b, तो ये हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b स्क्वायर, बट उसको यहाँ पर भी करना पड़ेगा. सो ab m1 l2 t minus 2, ये और ये है m1 t minus 2. सो m1 ये कैंसिल हो जाएगा, t minus 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? ये b स्क्वायर और इधर l स्क्वायर. सो ये b हो जाएगा l, यानी a is having dimension similar to force
एंड बी इज हैविंग डायमेंशन सिमिलर टू लेंथ। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। तो फोर्थ का जो है वो है ऑप्शन बी, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, in system of unit of mass is tripled, unit of length is doubled, unit of time remains unchanged, then the unit of force is। सबसे पहले यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहता है, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट ऑफ फोर्स है एग्जिस्टिंग में। अब उन्होंने क्या किया है, मेरे ख्याल से मास के यूनिट को ट्रिपल कर दिया, तो 3 टाइम्स केजी, और यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, तो मीटर की जगह 2 मीटर आ जाएगा इनटू सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी एज कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट ये यूनिट जो है वो 6 टाइम हो जाएगा। सो आपका जो फिफ्थ का आंसर है वो है ए। सो फिफ्थ का आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय v प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू x s रेज़ टू y। तो यहाँ पे x एंड y क्या रहेंगे ये उन्होंने पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं पहले वो क्या है। सो v, let us assume k is any numerical constant because there is a direct proportionality, so let k be any numerical constant and it is a raised to x s raised to y, where a is acceleration and s is displacement। so velocity की जो dimensions है वो है l1 m0 t minus 1। k न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और न्यूमेरिकल कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो उसको नहीं लिखा, तो भी चलिए एक्सेलरेशन के डायमेंशंस l1 m0 t minus 2 और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन ये पावर x है और ये है आपका l1 इसकी पावर 1, ये लेंथ है यानी डिस्प्लेसमेंट। सो ये l1 m0 t minus 1 और इधर lx मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस y, m तो 0 है एंड t माइनस 2x। अब आप देख सकते हैं 2t यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो इसका मतलब माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो लेंथ की पावर है यहाँ पे 1, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2, यानी x इज 1/2, y इज 1/2। आपका आंसर आ रहा है ए, 6 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7, a certain physical quantity x has same dimensional formula as work upon mass into length। तो x के डायमेंशंस क्या है, ठीक है, निकाल लीजिए। इसके लिए आप 2-3 मेथड से निकाल दीजिए। कुछ अगर बहुत जल्दी आप सोच सकते हैं, बहुत फास्ट अगर थिंकिंग है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। बट एक एवरेज सॉल्यूशन अगर इसका बनाना है तो वर्क अपॉन मास इनटू लेंथ, तो वर्क है फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ है ना डिस्टेंस, और ये है मास इनटू लेंथ। फिर फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स क्या रहता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू लेंथ, नीचे मास इनटू लेंथ, तो मास मास कैंसिल, लेंथ लेंथ कैंसिल, क्या बचेगा, एक्सेलरेशन। यानी इसके जो डायमेंशंस रहेंगे, ये डायमेंशंस किसके रहेंगे, ये डायमेंशंस रहेंगे एक्सेलरेशन के। सो आपका जो 7th का आंसर है वो है एक्सेलरेशन। 7 का आंसर आ रहा है बी। इसमें एक और मेथड है, वो मेथड कुछ इस प्रकार से है कि आप यहाँ पे सीधे सीधे सबके डायमेंशंस लिख दो।
अगर आप यहाँ पे वर्क के डायमेंशंस लिखोगे, मास के डायमेंशन लिखोगे और लेंथ के डायमेंशन लिखोगे तो भी जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी सेम, यू विल गेट डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है if force, velocity and time are considered as fundamental quantities then the dimensional formula for power is अगर आपको याद है तो power is force into velocity. Yes, power is force into velocity. ये एक बेसिक इक्वेशन आपको पता होगा, तो यही से डायमेंशन बन गए. सो डायमेंशंस ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू v, बिकॉज फोर्स यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो डायमेंशंस ऑफ पावर नथिंग बट f एंड v, f1 v1. यहाँ पे टाइम कहीं पर भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में. सो टाइम नहीं है तो यहाँ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. तो आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है यस, इट इज ऑप्शन सी, f1 v1 t0. सो 8 का आंसर जो है वो है सी. या फिर आपके टेक्स्ट बुक में एक मेथड दी है, अब वो मेथड क्या है मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ. वो मेथड कुछ इस प्रकार से है कि आपको p रेज टू पावर इज इक्वल टू f रेज टू x एंड v रेज टू y ये एज्यूम करना है. देन पुट डायमेंशंस ऑफ p, डायमेंशंस ऑफ f यानी फोर्स, डायमेंशंस ऑफ v यानी वेलोसिटी. और ये डायमेंशंस यहाँ पे पुट करने के बाद जैसे ये वाली मेथड में हमने x एंड y निकाले हैं, वैसे यहाँ पे ये x एंड y आपको निकालने हैं और वो x एंड y यानी डायमेंशंस आपको मिलेंगे. बट ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगी. अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है तो आप इमीडिएटली आंसर लिख सकते हो, दैट विल सेव योर टाइम. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी इज x. x is such that power upon x is speed, then x is. ठीक है. So power upon x is speed, ये ऐसे दिया है. देखो अगर आपके फॉर्मूले अगर याद होंगे ना, तो अगर फॉर्मूले याद है तो आप ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फटाक से कर सकते हैं. अभी इससे पहले का जो एक न्यूमेरिकल हमने लिया था दैट इज पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी यानी डायमेंशनली स्पीड ही हो गया. तो मैं अगर उसके साथ कंपेयर करता तो पावर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ x इनटू स्पीड. सो पावर आई हैव इक्वेशन फोर्स इनटू स्पीड. तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि फोर्स एंड x आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड हेंस x इज नथिंग बट फोर्स. या फिर दूसरी मेथड डायमेंशंस यूज करो. तो अगर आपको डायमेंशंस यूज करने हैं तो लेट अस ट्राई विद द डायमेंशंस. तो x इज पावर अपॉन स्पीड. x डायमेंशंस ऑफ x आर डायमेंशंस ऑफ पावर अपॉन डायमेंशंस ऑफ स्पीड. चलो देखते हैं. सो डायमेंशंस ऑफ पावर इज m1 l2 t minus 3 एंड स्पीड के जो डायमेंशंस है वो है m0 l1 t minus 1. सो हमें मिलता है m1 l1 t minus 2, दैट इज नथिंग बट फोर्स. तो डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से भी आपको जो आंसर मिल रहा है वो फोर्स मिल रहा है. अगर आपके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हैं तो आप इमीडिएटली इसको सॉल्व कर सकते हो. डायमेंशनल एनालिसिस में शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, बट एनीवे ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो आइदर दिस और दिस आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है. If capacitance of conductor is given by C is equal to Q by V, where V is potential and Q is charge, then dimensional formula is. किसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा है? कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस के लिए हम लिखेंगे C is equal to Q by V, where Q is charge. तो व्हाट इज V? V is potential difference. Potential difference का मतलब ये होता है कि amount of work done in bringing a charge from one point to another point, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सिंपल भाषा में कहा जाए तो V पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क पर यूनिट चार्ज. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q अपॉन W बाय Q, वर्क पर यूनिट चार्ज. नेक्स्ट इज Q स्क्वायर हो जाएगा बाय W. तो ये हो गया कैपेसिटेंस. तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस यानी क्या?
डायमेंशंस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ डब्ल्यू। सो क्यू यानी चार्ज आई इंटू टी, I1 T1 उसका स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर है। नेक्स्ट वर्क है, अभी देखा हमने क्या है वर्क, M1 L2 T-2। हाँ जी, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा I1 I2 T2 और ये हो जाएगा M1 L2 T-2। आपके जो डायमेंशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं M1, यहाँ पे L-2 I2 और ये T4, M-1 L-2 I2 T4 हो जाएगा। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, M-1 L-2 T4 I2, यानी ये जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय द डायमेंशंस ऑफ c एंड d आर। ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। ठीक है, तो डायमेंशंस पूछे गए हैं c और d के, c और d के डायमेंशंस पूछे गए। अब आपको डायमेंशन एनालिसिस में एक एप्लीकेशन पता होगी, वो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से है कि डायमेंशंस इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म rather all terms are same। अब यहाँ पे कौन सी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टर्म्स है और एज पर दैट एप्लीकेशन यहाँ पे हर एक टर्म के डायमेंशन सेम चाहिए। नाउ व्हाट इज x, x इज नथिंग बट ये डिस्टेंस कवर्ड यानी डिस्टेंस, तो x के डायमेंशंस अगर l है तो यहाँ पे ये ct स्क्वायर के डायमेंशंस भी l ही रहेंगे। यस, तो उस हिसाब से अब c डायमेंशंस ऑफ c इनटू डायमेंशंस ऑफ t स्क्वायर यानी t2 हो जाएगा और ये l1, सो डायमेंशंस ऑफ c आर l1 t-2, ये t स्क्वायर इधर लेके आए। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ dt क्यूब, सो डायमेंशंस ऑफ dt क्यूब क्या रहेंगे, वो भी वही रहेंगे, इट इज l1, क्योंकि हर एक टर्म के डायमेंशन जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। सो इसीलिए d डायमेंशंस ऑफ d into t क्यूब यानी t क्यूब l1, so dimensions of d are l1 t-3, तो l1 t-2 ये c के डायमेंशंस है एंड l1 t-3 ये d के डायमेंशंस है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, मेरे ख्याल से ये है ऑप्शन बी। तो 11 का जो आंसर है वो है बी, L1 t-2 L1 t-3। यस, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि डायमेंशंस ये दिए हैं, ये किसके डायमेंशंस हैं। अब l की पावर -1 आ रही है, तो यहाँ पे ये जो डायमेंशंस आ रहे हैं ये डायमेंशंस है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। करके देख लेते हैं कैसे। एनर्जी के डायमेंशंस है m1 l2 t-2 और वॉल्यूम के डायमेंशंस है l3, सो ये आ जाता है m1 l 2 - 3 -1 t-2। पावर पॉसिबल नहीं है, वर्क पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर में t की पावर -3 है तो पावर के डायमेंशंस नहीं हो सकते। वर्क वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वर्क में l की पावर 2 है +2, तो इसलिए आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा कि क्या ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, और इसके लिए आपको इस तरह का एनालिसिस करना पड़ेगा, एनर्जी के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के डायमेंशंस, तो आपको आराम से ये आंसर मिल जाएगा। सो इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय m is equal to NIA where I is current and A is area, then dimensions of magnetic dipole moment are। ठीक है, सो I फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है
तो I यानी करंट विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सो M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज NIA। यहाँ पे ये जो N है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसके कोई डायमेंशंस नहीं रहेंगे, यानी वी हैव डायमेंशंस ऑफ I इनटू डायमेंशंस ऑफ एरिया। सो डायमेंशंस ऑफ I यानी वो तो I ही रहेगा, और एरिया, तो एरिया के डायमेंशंस है L2, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है I1L2। I1L2 ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? सो I1L2 इज, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन मुझे नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन जो है वो I1L2 चाहिए था और ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यस, सो करेक्ट कर लो आप अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। सो इट विल बी I1L2 डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एनर्जी F इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। वो F मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, V इज फ्रीक्वेंसी, देन डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट R। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस पूछे हैं। E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के डायमेंशंस है m1 L2 T माइनस 2। H के डायमेंशंस हमें निकालने हैं, डिराइव करने हैं H के डायमेंशंस, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, बट हर्ट्ज यानी पर सेकंड, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशंस है वो T माइनस 1। सो यहाँ पे H इज m1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय T माइनस 1। सो डायमेंशंस ऑफ H आर m1 L2 T माइनस 1, m1 L2 T माइनस 1, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इट इज ऑप्शन सी। सो 14 का जो आंसर आ रहा है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड इज गिवन बाय इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, जो कि लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि लेंथ और लेंथ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर मैं डायमेंशंस लिखूं तो लेंथ के डायमेंशंस और यहाँ पे लेंथ के डायमेंशंस वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बचेगा क्या? डायमेंशंस ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगेन इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और जिसके लिए जनरली सिंबल हम यूज करते हैं के। सो डायमेंशंस ऑफ अल्फा आर इक्वल टू 1 अपॉन के। सो ये हो जाएगा k माइनस 1। अगर L है वहां पे तो वो L0 k माइनस 1 हो जाएगा, और L0 k माइनस 1 यानी आपका ऑप्शन जो आ रहा है 15 का वो आ रहा है C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है। इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर। यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर एक हाथ फॉर्मूला आपको क्लिक हो जाए ऐसे मोमेंट पे तो आप इमीडिएटली आंसर लिख सकते हो। एनर्जी एंड वर्क दीज आर सिमिलर क्वांटिटी, और हमें पता है कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फोर्स एंड डिस्टेंस इन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया है। तो इस फॉर्मूला में कहीं पे टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एनर्जी के जो डायमेंशंस है वो है F1 L1 T0, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, तो इसीलिए आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज F1 L1, यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है बी। सो 16 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सरफेस टेंशन के डायमेंशंस पूछे हैं यहाँ पे, तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कर लेते हैं। सो सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ।
सो फोर्स के डायमेंशंस है आपके m1 l1 t-2 और लेंथ के डायमेंशंस l1। तो l1 आपका कैंसिल हो रहा है और आपके जो सरफेस टेंशन के डायमेंशंस है वो है m1 l0 t-2। तो इसका मतलब ये होता है m1 l0 t-2 है। आपका जो 17 का आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस into kg divided by kg square, then its order of magnitude is। अब यहाँ पे एक बात ऐसी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे एक रूल लिखा है, वो ये है कि इफ the number is given like this a into 10 raised to n, then this n is called as order of magnitude। परंतु ये जो a है इसके ऊपर एक क्राइटेरिया है, this a should be between 0.5 and 5, it should be 0.5 to 5। ये क्राइटेरिया अगर आपका a सेटिस्फाई करता है तो n is order of magnitude। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो g की वैल्यू दी है दैट इज 6.67 into 10 raised to minus 11। अब ये जो है 6.67 जो कि a का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करें, इसको वी कैन राइट दिस लाइक दिस 0.667 into 10 raised to minus 10। तो क्या अब ये इस रेंज में आ रहा है? यस वो आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 0.5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगी? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगी -10। तो -10 कौन सा ऑप्शन है आपका? ए। तो 18 का जो आंसर है वो है ए, -10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 raised to minus 31 kg। इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर से वही क्वेश्चन है। सो अब हम 19 भी यहाँ पे कर लेते हैं। So mass is 9.11 into 10 raised to minus 31 kg। तो उन्होंने पूछा है भाई इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि ये जो 9.11 है इट इज नॉट कमिंग इन दिस रेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे करें 0.911 into 10 raised to minus 30 kg। Yes, now order of magnitude is -30। तो -30 कौन सा ऑप्शन है? -30 है आपका ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर आ रहा है बी। तो आपको क्या करना है, ये नंबर जो पहला नंबर है यानी ए, क्या ये ए इस रेंज में आ रहा है? अगर ये रेंज में नहीं आ रहा है तो पावर को एडजस्ट करो, 10 की पावर को आप एडजस्ट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही आसान टाइप है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सीट में। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये भी एक दूसरा सेम टाइप है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का था, बट यहाँ पे देखो भी कैसे दिया है। 387800.34 ये एक नंबर दिया है और इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछी गई है। तो आपको नेचुरली इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a into 10 raised to n, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a का क्राइटेरिया आपको पता है दैट a शुड बी इन बिटवीन 0.5 to 5। तो हमने इसको इस रेंज में लाया। कैसे लाया? तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 5 डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया। सो हमको मिलता है 3.878034। तो हमारी जो पावर यहाँ पे आ रही है शिफ्टिंग में, ये 10 की पावर बढ़ेगी 5 से। तो आपके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आ रही है, अगर आप इसको कंपेयर करो a into 10 raised to n से डायरेक्टली, क्योंकि हमने ये रेंज देख ली है, इट इज कमिंग इन दिस रेंज। सो जो 10 की पावर है दैट इज योर ऑर्डर। तो यहाँ पे जो आंसर है 20 का वो है 5। सो 20 का आंसर है ए। यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया था सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट 0.0023 मीटर आर। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं
आपको ये रूल्स पता होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। वो ये हैं कि जो नंबर शुरू होने से पहले के जो जीरोज हैं इनको आपको निगलेक्ट करना है, नंबर्स के बाद के जो जीरो इनको आपको कंसिडर करना। तो ये जो पहले की जो जीरो है 0.0023, तो ये जो 0.00 इनको आपको कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है सिर्फ 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो आंसर है 21 का वो है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 में भी वही है 0.123। तो 0.123 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, 1 2 3। सो 22 का जो आंसर है वो है 3 एंड 22 का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 में 5.67 इंटू 10⁻³ ये इस फॉर्मेट में दिया है, इस तरह के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है, एक मिनट जी हाँ, हम थे क्वेश्चन नंबर 23। तो 5.67 इंटू 10⁻³ यहाँ पे उन्होंने पूछी है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो ये जो पार्ट है 10⁻³ इसको आपको निगलेक्ट करना है और बस इनको देखना है। तो ये 5.67 है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसका आंसर है ए 23, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज 24। क्वेश्चन नंबर 24 है resistance of wire is given by R is equal to V upon I if V is equal to 0.05 volt and I is equal to 0.2 ampere, then the percentage error is 0.5% in V and 0.2% in I, then percentage error in R is। ये मैंने अभी एक एरर्स के मामले में इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज एरर दे दी है, तो अगर उन्होंने परसेंटेज एरर दे दी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर रहेगा एडिशन ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। तो 0.5 प्लस 0.2, तो आंसर रहेगा 0.7। सो 0.7 यानी ऑप्शन डी। इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि वी हैव प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो नेट परसेंटेज एरर, रिजल्टेंट परसेंटेज एरर इज एडिशन ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने परसेंटेज एरर्स दे दी है, तो एक है 0.5 है, एक है 0.2, दोनों की आप एडिशन करो यू विल गेट परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 जो है कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे x दिया है, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए रेज टू 1/2, क्योंकि a रूट में है, डिवाइड बाय c। बी स्क्वायर है, यस, बी स्क्वायर ए रेज टू 1/2 डिवाइड बाय c। द एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी आर, ए बी सी की परसेंटेज एरर्स दी है 4 3 2। ए की जो परसेंटेज एरर है वो है 4%, बी की है 3% और सी की है 2%। यस, 4 3 2। द परसेंटेज एरर इन एक्स इज, तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन सी। देखिए मैंने इस पावर से मल्टीप्लाई किया, इंडिविजुअल टर्म की पावर से उसको मल्टीप्लाई किया। बी स्क्वायर है तो ये 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी, ये a रेज टू 1/2 है तो ये 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, और ये c की पावर 1 है, सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली परसेंटेज सी। सो 2 इंटू बी में जो एरर है वो है 3% प्लस 1/2, ए में जो एरर है वो है 4 प्लस 2, तो ये 6 प्लस 2 प्लस 2, आपकी एरर आ रही है 10%। तो 10% यानी ऑप्शन है आपका बी,
25 का ऑप्शन है बी। तो ये फाइनल आंसर है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगभग हमने इस रिवीजन में कवर कर लिए हैं, रिवीजन ऑफ मेजरमेंट में कवर कर लिया है। सो इन्हीं की तरह के प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करो। दैट्स इट।